नेपाल जाना है तो इंडिया के रास्ते, म्यांमार जाना है तो इधर से रहता, भूटान जाता है तो इंडिया के रास्ते। इंडिया इसे अपना ट्रांजिट यूज करने देता है। इसका ये वाला जो राज्य है इसका नाम है रंगपुर। ये रंगपुर जो है, अगर ये कब्जा हो गया रंगपुर जगह तो काम खत्म हो गया। अगर हम इसको कब्जा कर ले तो ये पूरा बराबर हो जाएगा। अब हम लोग को आने जाने में कोई दिक्कत नहीं, ट्रेन ले जाएंगे, बुलेट ट्रेन ले जाएंगे, हाईवे ले जाएंगे, सब ले जाएंगे। इस तीस्ता नदी को अगर भारत ने शट ऑफ कर दिया या इसके बहाव को बंद कर दिया तो बांग्लादेश में एग्रीकल्चर कोलैप्स हो जाएगा। कम बांग्लादेश के इर्द गिर्द एक स्ट्रेटेजिक कुशन बना सकता है, यानी बांग्लादेश को एक डेडलॉक बना सकता है। तो भारत के लिए बीएनपी का जीतना उतनी बड़ी चिंता की बात नहीं है जितना जमाते इस्लामी का नंबर 2 पर। भारत इसकी काट के लिए बहुत सारे कदम उठा रहा है। जैसे सिलीगुड़ी गलियारा जो है उसके आसपास सुरक्षा का ऐसा कवच तैयार किया गया है कि बांग्लादेश हो, चीन हो या पाकिस्तान हो, किसी की इधर देखने की हिम्मत ना हो। इसके अलावा जो नई योजना की घोषणा हुई है, 40 किलोमीटर की अंडरग्राउंड टनल बन रही है जिसमें एक साथ 4 रेलवे ट्रैक होंगे, 4 रेलगाड़ियां एक साथ चल सकेंगी, यानी ट्रूप का मूवमेंट बहुत तेज होगा। दोस्तों नमस्कार। बांग्लादेश में चुनाव के बाद बीएनपी के तारिक रहमान बांग्लादेश के प्रधानमंत्री होंगे। अब भारत के साथ इनके क्या संबंध होंगे, भारत को किस तरह की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए ताकि बांग्लादेश के संबंध भारत से अच्छे हों। अगर बांग्लादेश पाकिस्तान और अमेरिका के पाले में जाकर के भारत को नुकसान पहुंचाएगा तो भारत की क्या रणनीति होनी चाहिए, चर्चा करेंगे आज इसी बात पर। आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और इस वीडियो को अंत तक देखें और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय ज़रूर रखें। देखिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, आपको बड़ा आनंद आएगा। तो चलते हैं। यानी कि आप समझ सकते हैं कि तीस्ता नदी की वजह से भारत का एक अपर हैंड है बांग्लादेश में। भारत के सिलीगुड़ी डिवीजन में आने वाला रंगपुर कॉरिडोर असल में सिर्फ 80 से 90 किलोमीटर का बांग्लादेश का हिस्सा है। अगर भारत ने इस पे शिकंजा कसा तो बांग्लादेश से जाने वाला $770 मिलियन का ट्रेड यानी कि एक्सपोर्ट्स स्टॉल हो सकता है। बांग्लादेश का 42% ट्रेड इसकी वजह से खत्म हो सकता है। अगर भारत ने नेपाल, भूटान और थाईलैंड के साथ अपना लेवरेज यूज किया तो बांग्लादेश के इर्द गिर्द एक स्ट्रेटेजिक कुशन बना सकता है, यानी बांग्लादेश को एक डेडलॉक बना सकता है। तो बांग्लादेश के जो ये बड़े बड़े ऐलान होते हैं कि इंडिया की 7 सिस्टर्स यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के हम गेट कीपर्स हैं, ये पूरी तरह से डाइल्यूट हो जाता है और ढाका का पावर यहाँ पर कम हो जाएगा। यह छोटा सा 22 किलोमीटर वाला ये पतला सा रास्ता जो है, इसी के माध्यम से हमारा ये 7 सिस्टर जुड़ा हुआ है। नहीं तो ये 7 सिस्टर को महज ये 22 किलोमीटर पतला रास्ता अगर काट दिया जाए तो हमारा 7 सिस्टर कट जाएगा। उसी का मजाक उड़ा रहा था ये बुढ़ऊ। बांग्लादेश का ये वाला जो राज्य है इसका नाम है रंगपुर। ये रंगपुर जो है, अगर ये कब्जा हो गया रंगपुर जगह तो काम खत्म हो गया। अगर हम इसको कब्जा कर ले तो ये पूरा बराबर हो जाएगा। अब हम लोग को आने जाने में कोई दिक्कत नहीं, ट्रेन ले जाएंगे, बुलेट ट्रेन ले जाएंगे, हाईवे ले जाएंगे, सब ले जाएंगे। हमारा जो पतला गर्दन था चौड़ा हो जाएगा। और बांग्लादेश ये मत समझो कि हम लोग ये नहीं कर सकते। अच्छी बात तो ये जिसके लिए बांग्लादेश के लोगों को हमें सराहना चाहिए और उनको कांग्रेचुलेट करना चाहिए कि एक इलेक्शन हुआ वहां पर और इस इलेक्शन में 13th इलेक्शन में एक ट्रांजिशन होगा। तो दूसरी चीज़ ये है कि तारिक रहमान जो है वो एक मॉडर्न लीडर हैं और ज़्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज में रहे हैं। उसके बाद आपने देखा काफ़ी सालों से बाहर थे और वहाँ से ही वो पार्टी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और उनकी एक्सेप्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी है। दूसरी चीज़ मैंने जो देखा कि उनके जो स्टेटमेंट्स थे कम से कम इनिशियल, वो काफ़ी ठीक स्टेटमेंट थे, पॉजिटिव स्टेटमेंट्स थे, स्पेशली अबाउट उनकी अपनी जनता के बारे में। चाहे वो मैं समझता हूँ कि हिंदू मुस्लिम माइनॉरिटीज़ के बारे में हो, हिंदू क्रिश्चियंस और बुद्धिस्ट जो वहाँ पर हैं उनके बारे में हो, या दूसरी चीज़ है। और उनका अगर आप मैनिफेस्टो देखें तो उस मैनिफेस्टो में भी भाई बांग्लादेश फर्स्ट की अप्रोच है, स्ट्रॉन्ग बांग्लादेश की एक चाहत है। तो मैं समझता हूँ ये सारे मुद्दे आप कह सकते हैं कि एक प्रोग्रेसिव थिंकिंग की तरफ इशारा करते हैं। कि मोहम्मद यूनुस को बिठाना हो, शेख हसीना को सत्ता से हटाना हो या ये चुनाव, ये तीनों अमेरिका का डीप स्टेट करवाया, उसी का काम है सब। वो जो चाहता था वो बांग्लादेश में हो रहा है।
उसको एक ऐसी सरकार चाहिए थी बांग्लादेश में जो उसके हितों का ध्यान रखे, जो उसके स्ट्रेटेजिक हित जो हैं वो इस क्षेत्र में, हिंद महासागर में, उसका ध्यान रखे, उसमें मदद करे। शेख हसीना नहीं कर रही थी, इसलिए उनको सत्ता से बाहर जाना पड़ा। मोहम्मद यूनुस कर रहा था, लेकिन वो बिल्कुल चरणों में बिछा हुआ था। पूरी दुनिया देख रही थी कि ये गुलाम की तरह व्यवहार कर रहा है। तो अमेरिका को एक लेजिटिमेसी चाहिए थी कि एक चुनी हुई सरकार हो जिसके बारे में कोई ये ना कहे कि ये इस पर दबाव डालकर या इसको जो है घुटने पर लाकर हम ये काम करवा रहे हैं। तो उसके लिए पहला काम क्या हुआ, अवामी लीग जो बांग्लादेश की सबसे बड़ी पार्टी है उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया कि चुनाव नहीं लड़ सकते। किसी भी खेल में जो सबसे अच्छा खिलाड़ी है उसको अगर आप उस पर प्रतिबंध लगा दें, उसको बाहर कर दें, तो जाहिर है कि उस टीम का क्या हाल होगा ये समझ सकते हैं। यही हुआ बांग्लादेश में। दूसरे नंबर पर कौन आया, जमाते इस्लामी। 68 सीटें जीती है और अपने सहयोगियों के साथ मिलकर 77 सीटें हैं। तो भारत के लिए बीएनपी का जीतना उतनी बड़ी चिंता की बात नहीं है जितना जमाते इस्लामी का नंबर 2 पर आना। जमाते इस्लामी को ज़्यादातर सीटें वहाँ से मिली हैं जो भारत से लगी हुई सीमा है, वहाँ पर ख़ासतौर से 3 जिलों से, रंगपुर, सिलहट और खुलना संभाग जो है वहाँ से ज़्यादा सीटें मिली हैं। ये भारत के लिए चिंता की बात है। केवल यही नहीं, ये जमाते इस्लामी का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इससे पहले के चुनाव में जमाते इस्लामी को मैक्सिमम जो सीटें मिली थी वो 18, अब उसकी अकेले 68 है और सहयोगियों के साथ 77 सीटें हैं। जिन छात्रों ने तख्ता पलट में अग्रणी भूमिका निभाई, आंदोलन किया, उनको अब पता चला कि वो तो इस्तेमाल हो रहे थे, उनको टॉयलेट पेपर की तरह से इस्तेमाल करके फेंक दिया गया। उनको कुल मिलाकर पूरे देश में केवल 6 सीटें मिली हैं। तो भारत ने बता दिया कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है उसके बाद प्रधानमंत्री का वहां जाना वो जो है संभव नहीं है। अभी भारत देखेगा कि तारिक रहमान किस तरह से व्यवहार करते हैं, किस तरह से सरकार चलाते हैं, किस तरह से भारत से संबंध स्थापित करते हैं। तो भारत और बांग्लादेश का संबंध कैसा होगा ये तारिक रहमान के एटीट्यूड पर, उनके व्यवहार पर निर्भर करेगा। लेकिन बीएनपी का जीतना हमारे लिए कोई बहुत बड़ी खुशी की बात नहीं है। जब बांग्लादेश में 2 पार्टियां थी मुख्य तौर पर, अवामी लीग और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जब 2 बेगमों की लड़ाई होती तो याद कीजिए बीएनपी की जब भी सरकार बनी उसने हमारे यहाँ के जो आतंकवादी हैं खास तौर से नॉर्थ ईस्ट के, उनको संरक्षण दिया, शरण दिया, हथियार दिया, पैसा दिया। और वो भारत से भागकर जान बचाने के लिए जब भागते थे जाकर बांग्लादेश में शरण लेते थे। शेख हसीना के सत्ता में आने के बाद ये धीरे धीरे बंद हुआ, बल्कि भारत की एजेंसियों को वहाँ जाकर ढाका और दूसरे इलाकों में जाकर बांग्लादेश के ऑपरेशन करने की छूट मिली। भारत की नज़र इस पर भी होगी कि चीन और बांग्लादेश के संबंध कैसे होते हैं। हमारे लिए जो स्ट्रेटेजिक महत्व के स्थान हैं, जगह हैं, उन पर क्या रुख होता है बीएनपी का चीन को लेकर। चीन को यूनुस सरकार ने बुलावा दिया और लाल मुनीर हाट जो एयरपोर्ट है जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के बिल्कुल पास में है, हमारा जो सिलीगुड़ी गलियारा है उसके बिल्कुल पास में है, ये एयरबेस बना था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, ब्रिटिशर्स ने बनवाया था। उसके बाद से ये एक तरह से डिफंक्ट पड़ा हुआ। इसका पुनर्निर्माण चीन कर रहा है। तो जाहिर है चीन कोई भारत की मदद के लिए तो कर नहीं रहा है, भारत के ही खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए कर रहा है। भारत इसकी काट के लिए बहुत सारे कदम उठा रहा है। जैसे सिलीगुड़ी गलियारा जो है उसके आसपास सुरक्षा का ऐसा कवच तैयार किया गया है कि बांग्लादेश हो, चीन हो या पाकिस्तान हो, किसी की इधर देखने की हिम्मत ना हो। इसके अलावा जो नई योजना की घोषणा हुई है, 40 किलोमीटर की अंडरग्राउंड टनल बन रही है जिसमें एक साथ 4 रेलवे ट्रैक होंगे, 4 रेलगाड़ियां एक साथ चल सकेंगी, यानी ट्रूप का मूवमेंट बहुत तेज़ होगा। तो इस तरह के बहुत से काम हो रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर बांग्लादेश में ऐसी सरकार होगी जो पाकिस्तान और चीन की गोद में खेलेगी तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का जो बजट है वो और बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट और बढ़ेगा, खर्च और बढ़ेगा, हमें ज़्यादा चौकन्ना रहना पड़ेगा, हमें ज़्यादा सुरक्षा बलों की तैनाती करनी पड़ेगी, तो हमारा खर्च उस दिशा में ज़्यादा बढ़ेगा। ये समस्या है। इसलिए सब कुछ निर्भर करेगा
कि बीएनपी का रवैया क्या होता है, उसकी नई बांग्लादेश की नई सरकार का भारत के प्रति रवैया क्या होता है। दोस्ती का हाथ बढ़ाने का मतलब होगा चीन और पाकिस्तान से थोड़ी दूरी बनाकर रखना। इसका ये मतलब नहीं है कि बांग्लादेश चीन और पाकिस्तान से अपनी दोस्ती खत्म कर देगा, ये कोई उम्मीद नहीं करता, भारत सरकार भी उम्मीद नहीं करती। लेकिन भारत के हितों के खिलाफ चीन और पाकिस्तान की मदद या चीन और पाकिस्तान से हाथ मिलाएगा बांग्लादेश, तो फिर संबंध आगे नहीं बढ़ सकते, संबंध सुधर नहीं सकते। बांग्लादेश से चूँकि हमारी सीमा लगती है, बहुत बड़ी सीमा लगती है, 4,000-4,500 किलोमीटर की करीब सीमा है। उस पर फेंसिंग का काम चल रहा है। ममता बनर्जी की रुकावट के कारण जो पश्चिम बंगाल से लगी हुई सीमा है उसमें काफ़ी हद तक अभी जो है फेंसिंग पूरी नहीं हुई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है पश्चिम बंगाल की सरकार ने कि उनको टाइम लाइन दिया है कि इतने दिन में बीएसएफ को लैंड एक्वायर करके हैंडओवर की जाए, जिससे फेंसिंग का काम हो सके। तो अब वो समस्या तो दूर होने वाली है, बहुत जल्दी ही फेंसिंग पूरी हो जाएगी। कि अमेरिका ने बांग्लादेश के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है और बांग्लादेश के साथ हमारा एग्रीमेंट है साफ्टा, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इसका मतलब यह है कि बांग्लादेश से बहुत सारे प्रोडक्ट ड्यूटी फ्री या बहुत कम दरों में भारत आ सकते हैं। अब सोचिए कि अगर अमेरिका ने जो एग्रीमेंट साइन किया है बांग्लादेश के साथ, जिसकी चर्चा मैं अभी आपके साथ करने वाला हूं, वहां से अगर बड़ी मात्रा में प्रोडक्ट डंप होते हैं बांग्लादेश में और बांग्लादेश से वो मटेरियल जाता है नेपाल, और दोनों के साथ हमारी काफी लंबी सीमाएं हैं, नेपाल के साथ भी और बांग्लादेश के साथ भी। बांग्लादेश के साथ तो करीब 4,100 किलोमीटर की है, और वहां पे इतने स्मगलिंग रूट हैं क्योंकि इतने सारी नदियां हैं। अगर वहां से स्मगल होके वो प्रोडक्ट भारत आने लगेगा तो जितना भी हमारा ईस्ट इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन है या जो स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज हैं, उन सबको भारी नुकसान हो। मान लीजिए कि अमेरिका से बहुत सारा ड्यूटी फ्री, मान लीजिए ऑयल आया, डेयरी प्रोडक्ट्स आए, बाकी चीजें आए, नेपाल में आई या बांग्लादेश में आई। बांग्लादेश से बांग्लादेश ने उसको भेज दिया नेपाल, नेपाल के व्यापारियों ने बांग्लादेश से खरीदा। अब नेपाल और बांग्लादेश के व्यापारी उसको भारत में अगर डंप करते हैं, तब आप क्या कहेंगे?